जी हां दोस्तों, कांग्रेस को लेकर प्रदेश में जनता के मन में कई सवाल आज भी होंगे कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है अपने प्रदेश में। क्या जुबान से प्रदेश की धामी सरकार को घेरने वाली ये कांग्रेस, सरकार के खिलाफ धारदार बयान देने वाली ये कांग्रेस, बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने वाली ये कांग्रेस क्या सत्ता परिवर्तन की ताकत रखती है? क्या सच में वो सत्ता परिवर्तन करने वाली पार्टी आज कही जा सकती है? सवाल इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा प्रदेश और ऐसे में कांग्रेस की एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर कई तरह के सवाल हो सकते हैं। सवाल तब है जब कांग्रेस के अंदर ही कई तरह के धड़ेबाजी के किस्से आम हैं, कांग्रेस की राह में रोड़ा है। लेकिन इन सब के बीच क्या कांग्रेस को अब दिल्ली से मिल चुका है पॉलिटिकल चार्ज, वो ऊर्जा? ये मैं क्यों कह रहा हूं वो बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तों नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से लौटते ही राजधानी में राजनीतिक तस्वीर बदलती दिखी। अचानक से कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम घटता दिखा। अब सवाल यह कि कांग्रेस नेताओं को दिल्ली में ऐसा क्या मिला कि पहाड़ में सियासी तेवर एकाएक तेज हो गए, एकजुटता का संदेश देने लगे, रणनीति का संकेत हो गया, धामी सरकार पर सीधा हमला हुआ? क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले बड़े सियासी संघर्ष की शुरुआत? दिल्ली से बनी रणनीति अब उत्तराखंड की सियासत में क्या नया मोड़ लाएगी? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, कांग्रेस की आज की ताजा तस्वीर पहले मैं आपको दिखाता हूं। एकजुटता की मिसाल जिसे कांग्रेस कह रही है वो बतलाता हूं। जी हां दोस्तों, ये बहुत कहने वाली तस्वीरें हैं, बहुत कुछ कहने वाली तस्वीर है। दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। एकजुटता के संकल्प को दोहराया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री और चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह। इस दौरान जहां कांग्रेस ने अपनी एकता को दिखाते हुए प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर वार किया, तो वहीं कांग्रेस को लेकर जो सवाल थे उनके जवाब भी देने की कोशिश की। सवाल एक नहीं था, कई थे, लेकिन रणनीति क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जुबानी सुनाता हूं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल कहते हैं बीजेपी सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में अंकिता जैसे हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई जांच की प्रक्रिया को साफ रूप से आने नहीं दिया जा रहा, बढ़ाया नहीं जा रहा, आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। उस पर क्या प्रतिक्रिया है, उस पर क्या रिएक्शन, क्या एक्शन है, वो नहीं दिखाया जा रहा। गोदियाल यही नहीं रुकते, सीबीआई जांच की सिफारिश होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाने की बात करते हैं। कई आरोप लगाते हैं और अपनी रणनीति भी साफ करते हैं। सुन लीजिए। जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं, जो भाजपा सरकार का तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अव्यवस्थाएं, नौकरी की बंदरबाट, संसाधनों की चोरी, इन सब मुद्दों पर हाईकमान बहुत चिंतित है और प्रदेश की स्थिति को लेकर उन्होंने दिल्ली में बैठक बुलाई। सभी हमारे नेता जो भी दिल्ली में बैठक में शामिल थे, सबने अपनी अपनी तरह प्रदेश की स्थितियों से हाईकमान को अवगत कराया और हाईकमान का हम सबको ये निर्देश था कि सब लोग कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर दोस्तों, जब बात हो रही है बयानों की, तो बयानों के बम फोड़ने वाले हालांकि मौजूदा वक्त में काफी शांत हो गए हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत कहते हैं कि 16 फरवरी की तारीख तो आने दो, 16 फरवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव होगा, सभी मुद्दों को वहां उठाया जाएगा। प्रीतम सिंह कहते हैं आज प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए, राज्य में किसान, महिला, बेरोजगार सब परेशान, महंगाई चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस को एकजुट होकर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर दिया। उन्होंने अंकिता मामले में सरकार को जमकर घेरा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुना रहा हूं हरक सिंह रावत क्या कह रहे थे इस मंच से जहां पर एकजुटता दिख रही है। हर विधानसभा 70 की विधानसभाओं में हम अगले 3 महीने के अंदर रैलियां करेंगे,
जनसभाएं करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जन जागरण करेंगे और उसमें दो तरह के मुद्दे उठाएंगे। जो प्रदेश के स्तर के मुद्दे होंगे और स्थानीय मुद्दे होंगे। जैसे कोई हमारी जनसभा अगर कोटद्वार में होगी तो वहाँ मेडिकल कॉलेज का मुद्दा होगा, लाढ़ांग चिलड़खाल का मुद्दा होगा। अगर हम रुद्रप्रयाग में जनसभा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो वहाँ सैनिक स्कूल का मुद्दा होगा, पशु महाविद्यालय का मुद्दा होगा, नर्सिंग कॉलेज का मुद्दा होगा। हम केदारनाथ विधानसभा में अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो यात्रा को लेकर, केदारनाथ की यात्रा को लेकर, वहाँ की आपदा को लेकर, वहाँ के जो जंगली जानवरों के द्वारा जो प्रदेश में, इससे पहले भी जंगली जानवर, क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ, पहले भी जंगली जानवरों का आतंक होता था, लेकिन इस रूप में कभी नहीं हुआ। और विशेषकर भालुओं का इस रूप में कभी साल भर में, 2 साल में कई एक आध घटना हम सुनते थे। लेकिन इस बार तो पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह जंगली जानवरों का आतंक हुआ, लोगों को मारा गया, और उस पर भी सरकार ने कोई एक स्कीम नहीं बनाई। दोस्तों, इसके अलावा दो और बड़े नेता जिनका जिक्र मैंने किया, कांग्रेस को नई ऊर्जा देते दिखाई दिए और सरकार को घिरते दिखाई दिए। इसमें सबसे बड़ा नाम हरीश रावत का है। हरीश रावत ने क्या कहा, कैसे सरकार को घेरा और कैसे कांग्रेस को बूस्टअप किया, वो देखिए उनके बयान के साथ। और जिस प्रकार से राज्य की छवि बन रही है महिला अपराधों को लेकर, जिस प्रकार एक के बाद एक महिला अपराध की घटनाएं आई हैं और उन घटनाओं में राइट फ्रॉम जो ऋषिकेश पास में रिजॉर्ट में हुआ, वहां से लेट करके कहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, जिसमें हमारी बेटियों के साथ केवल दुराचार ही नहीं हुआ है, सामूहिक बलात्कार और हत्याएं तक, जिनमें सांतरसा की हमारी एक दलित विधवा की बेटी से लेकर के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे मामले। इसी तरीके से रुद्रपुर में और जगह, तो एक के बाद और इन घटनाओं में जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के नामित हुए, उनके चेहरे सामने आए, वो अत्यधिक चिंताजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक पहलू है। दोस्तों, कांग्रेस लगता है पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। ऐसे में चुनाव की बात हो रही है और प्रीतम सिंह का बयान ना हो और प्रीतम सिंह की रणनीति और प्रीतम सिंह को लेकर कई तरह की चर्चा, भाई वो अपने क्षेत्र पर ही फोकस करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन यहां तो वो सरकार को घेर रहे हैं, जमकर बरस रहे हैं। देखिए तो एक नहीं न जाने कितने भाजपा के विधायक सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर कैसी सरकार संचालित हो रही है या कैसी सरकार चल रही है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उत्तराखंड राज्य के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। तो साफ है दोस्तों कि दिल्ली से लौटने के बाद यह बयान बता रहे हैं कि कांग्रेस अब एग्रेसिव मोड में आ रही है। अब कांग्रेस का कॉन्फिडेंस दिल्ली से लौटने के बाद इतना बड़ा हुआ है, कैसे बड़ा हुआ है और आगे ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस को क्या सत्तासीन कर पाएगा, सत्ता तक ले जा पाएगा, क्योंकि 2022 का चुनाव हम सबके सामने खड़ा हो जाता है। कांग्रेस को लेकर वो सवाल फिर से सामने आ जाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस सिर्फ एकजुट नहीं दिखी है आज, बल्कि खुलकर सियासी मोर्चे पर उतरने का ऐलान भी हुआ। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, अंकिता मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका है। तारीख तय कर दी है 16 फरवरी को। राजभवन का घेराव करेंगे, आंदोलन बड़ा होगा बल, कांग्रेस साफ कर रही है। अब सियासत सड़क पर लड़ी जाएगी और सवाल सिर्फ इतना है, क्या कांग्रेस की ये एकजुटता जमीन पर सरकार के लिए चुनौती बनेगी, बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी, या फिर सत्ता पलटने का यह दावा एक और
सियासी दांव बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है दगड़ियों, उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में काफी गर्माहट दिखने वाली है। कांग्रेस की रणनीति को लेकर, कांग्रेस की मौजूदा हालत को लेकर, कांग्रेस के इन नेताओं को देखकर आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।